कि कोई पहली बार दार्जिलिंग आ रहा है उसके लिए क्या टिप्स आप देंगे? क्या ऐसा कोई रजिस्ट्रेशन होता है गवर्नमेंट का, या और अगर होता है तो किन लोगों के पास? तो है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। मॉल रोड बाई वॉक जा सकते हैं। सुबह के टाइगर हिल से यहाँ जापानीज टेम्पल है, पीस पकौड़ा जिसको रॉक गार्डन है। तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग हैं कालिम्पोंग में। हमारे साथ हैं गुलाम भाई, दार्जिलिंग ट्रैवल्स के फाउंडर, और जो कि काफ़ी टाइम से ट्रैवल इंडस्ट्रीज़ में दार्जिलिंग में, सिक्किम में, भूटान में काम कर रहे हैं। और जब हमारे बहुत सवाल हैं, जब लोग टूरिस्ट आते हैं इस साइड, नॉर्थ ईस्ट साइड, तो उनके साथ बहुत सवाल होते हैं कि वो कैसे अपने ट्रैवल आइटनरीज को प्लान करें, कैसे चीज़ों को आगे बढ़ाएं, क्या परमिशंस हैं, कैसे टैक्सीज मिलेंगी, किस किस जगह पे वो घूम सकते हैं, और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है जब वो एक बेस्ट टूर एजेंसी ढूंढते हैं अपने ट्रैवल के लिए। सो हम वेलकम करते हैं गुलाम भाई का, दार्जिलिंग ट्रैवल्स के फाउंडर। सो इनसे वो अपना सवाल करते हैं। कैसे हैं गुलाम भाई आप? बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा। आपको कैसा लग रहा है ये कालिम्पोंग? बहुत बढ़िया है, और ये प्रॉपर्टी जहाँ आपने मुझे रखवाया ये भी बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है। अब जो मौसम में हमारा बहुत साथ दे रहा है, आज मानसून में मौसम में हम आए हैं और ये मौसम हमारा बहुत साथ दे रहा है। आज सवाल आपसे यही है कि कोई पहली बार दार्जिलिंग आ रहा है उसके लिए क्या टिप्स आप देंगे, क्या वो फॉलो करें, किन चीज़ों को फॉलो करें? सबसे पहले तो हम कहेंगे कि आप अपना प्लान जो आपने माइंड सेट करके रखा हुआ है, सोचा हुआ है कि मुझे क्या करना है और कहाँ रहना है, आप अपना प्लान पहले ये देखिए कि आपको मेन सिटी पे रुकना है या सिटी के बाहर रुकना है। आप जो भी है वो एक बार किसी भी अच्छे टूर ऑपरेटर्स को अपना प्लान बताइए। आप उनको जैसे ही बताएंगे, उनका जो एक्सपीरियंस है वो अपने एक्सपीरियंस से आपके लिए बेस्ट आइटनरी बना के देंगे। जैसे कि आपने कहा कि अच्छे टूर ऑपरेटर को बताइए, और ये टूर ऑपरेटर मिलेंगे कहाँ हमको, और हम कैसे जानेंगे ये एक अच्छा टूर ऑपरेटर है? वैसे तो ये बहुत टेक्निकल है और टाइम ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको बता दूं कि आप किसी भी कंपनी के बारे में, आज तो इतना मॉडर्न हो गया है, थोड़ा सा उनका रिव्यू देखिए और उसमें ये चेक कीजिए कि कोई एक कंपनी है तो उसके पास कितना पुराना रिव्यू है, और अभी जो हम प्रेजेंट में देख रहे हैं तो इसमें नया रिव्यू भी है कि नहीं। सिर्फ पुराना है तो भी हम कहेंगे थोड़ा उसको अवॉइड कीजिए, और अगर सिर्फ नया है तो भी सोचने की ज़रूरत है कि शायद ये कंपनी बहुत ही नया है। और दूसरा सवाल मेरा ये है गुलाम भाई आपसे कि ट्रैवल एजेंसीज को रजिस्टर करने के लिए ऐसे गवर्नमेंट की तो कोई बहुत ज़्यादा पॉलिसीज़ हैं नहीं, ठीक है। जैसे हम देखते हैं मसूरी साइड में या हिमाचल साइड में हम लोग ट्रैवल करते हैं तो ज़्यादातर सब ऐसे फ्री होल्ड टहल रहे हैं। बट जब हम दार्जिलिंग में आते हैं तो शायद यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, कुछ क्या ऐसा कोई रजिस्ट्रेशन होता है गवर्नमेंट का, या और अगर होता है तो किन लोगों के पास है, और हम कैसे उसको जस्टिफाई कर पाएँ? आपका बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये सिर्फ हिमाचल, मसूरी या उस साइड के लिए, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए ये रूल्स है। दो तरह के रिकग्नाइजेशन मिलते हैं। एक तो है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिसको शॉर्ट में हम लोग MOT बोलते हैं, और दूसरा होता है हर स्टेट की, स्टेट गवर्नमेंट की। जो एक जैसे अभी हम वेस्ट बंगाल में है तो हमारे यहाँ है डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। ओके। तो अगर आप इसमें से इन दोनों जगह से कोई एक जगह से भी रजिस्टर्ड है तो आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं और बुक कर सकते हैं, और अगर दोनों जगह से रजिस्टर्ड है तो उसके तो फिर क्या ही कहने हैं। ठीक, ये तो अगर रजिस्ट्रेशन की बात है। अब हम आगे बात करते हैं कि अगर मैं दार्जिलिंग आ रहा हूँ 3 नाइट 4 डेज के लिए, तो हमारी बेस्ट आइटनरी क्या हो सकती है? हम कहाँ जा सकते हैं दार्जिलिंग में, क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं दार्जिलिंग में? 3 नाइट 4 डेज अगर आप सिर्फ दार्जिलिंग करना चाहते हैं तो आप पहला दिन तो दार्जिलिंग आएंगे, वो दिन बहुत टाइट हो जाएंगे, क्योंकि आप अगर फ्लाइट से आते हैं तो वहाँ से आने में ही लगभग शाम हो जाता है, और 4 बजे के बाद सारी जो साइट सीन पॉइंट्स है वो बंद हो जाते हैं। तो वो दिन आप लेजर रखिए, आराम कीजिए, क्योंकि आपका रास्ते का भी थकान है। दूसरा, शाम के टाइम में आप मॉल रोड बाई वॉक जा सकते हैं। अगले दिन मॉर्निंग में आप अपना दिन शुरू कीजिए सुबह के टाइगर हिल से, जो अर्ली मॉर्निंग लेके जाएगा आपको गाड़ी, और टाइगर हिल करने के बाद आप फिर से होटल में आइए और फ्रेश हो जाइए। आफ्टर ब्रेकफास्ट फिर से आप निकलिए, और बाकी जो साइट सीइंग पॉइंट्स है, जैसे दार्जिलिंग का जू बहुत अच्छा है, इसको अभी कुछ दिन पहले ही अवार्ड मिला है इसकी साफ़ सफाई के लिए, और यहाँ के रोपवे भी बहुत अच्छे हैं। तो आप ये 2 चीज़ तो ज़रूर कीजिए। उसके साथ यहाँ जापानीज टेम्पल है, पीस पकौड़ा जिसको पीस पकौड़ा भी कहते हैं, रॉक गार्डन है, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसका आप मज़ा ले सकते हैं। अच्छा, दार्जिलिंग मतलब किस टाइप के ऑडियंस की बहुत अच्छा है? मतलब अगर मैं बोलूँ कोई हनीमून के लिए आ रहा है, या कोई एडवेंचर के लिए आ रहा है, या कोई बहुत एज के लोग हैं, ओल्ड एज हैं, वो चाहते हैं अपना टाइम स्पेंड करना पहाड़ों पर, तो किस टाइप के लोगों के लिए, ये किस टाइप के ट्रैवलर्स के लिए दार्जिलिंग बहुत सूट कर रहा है? अच्छा, मतलब आप कहेंगे दार्जिलिंग सच पूछिए तो ये एवरग्रीन है। जो पुराने लोग हैं, जो
पुराने लोग से मतलब मुराद हमारा जो एजेड लोग हैं, उनके ज़माने में बहुत सारी मूवी बनी है जो दार्जिलिंग में बनी है, तो उनकी यादें वाबस्ता है। जैसे मैं मिसाल के तौर पे बताऊं आपको, आपने एक गाना सुना होगा, मेरे सपनों की रानी कब आएगी। जी जी, बहुत अच्छे से। ये बहुत खूबसूरत गाना है और दार्जिलिंग में ही शूट हुआ। उसके बाद थोड़ा सा और आप करीब आ जाएं तो मैं हूं ना, बर्फी, बहुत सारी मूवी की शूटिंग हुई है। तो ये हर एज के लिए और हर तरह के टूरिस्ट के लिए दार्जिलिंग एक बेस्ट डेस्टिनेशन है। और क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई जैसे सिलीगुड़ी लैंड कर रहा है बाई फ्लाइट बाई ट्रेन, तो वहाँ से टॉय ट्रेन पकड़ के दार्जिलिंग आ सकता है, और अगर आता है तो कितना टाइम लगता है और उसका क्या फेयर होता है? बिल्कुल आ सकता है। और उसमें पहले तो 2 इंजन था, लेकिन अब एक ही इंजन है, डीजल इंजन। टाइम लगभग 8 घंटे का लग जाता है। अगर आपके पास टाइम है तो एक बार जरूर आइए, क्योंकि ये लाइफ टाइम मेमोरी है। 8 घंटे तो आप जरूर देते हैं, लेकिन ये लाइफ टाइम मेमोरी है, उसका दूसरे चीज से कोई लेना देना नहीं। अगर आप बाई रोड आते हैं तो सिर्फ 2.5 से 3 घंटे लगता है। अगर आप बगैर रुके हुए आते हैं तो 2.5 घंटे, और अगर ब्रेक लेते हैं तो 3 घंटे। उसकी जगह पे टॉय ट्रेन में आपका 8 घंटा तो लग रहा है, लेकिन ये आपका एक यादगार पल रहने वाला है। बहुत खूबसूरत। सो दार्जिलिंग का बेस्ट टाइम क्या होता है? मतलब अगर मुझे आना है दार्जिलिंग में घूमने के लिए, अपनी पूरी फैमिली के साथ आना है, तो क्या बेस्ट टाइम होगा जो मुझे अच्छे व्यूज मिल जाए, अच्छा सनसेट, अच्छा सनराइज मिल जाए और खूबसूरत वादियाँ मिल जाए? तो ये इसका क्या बेस्ट टाइम होता है दार्जिलिंग में? देखिए, इसका हर टाइम बेस्ट टाइम है। कुछ चीज़ें ऐसी है, जैसे अगर आप फोटो के शौकीन हैं, जो आज के नए जनरेशन के बच्चे रहते हैं, जिनको हर जगह सेल्फी चाहिए, जिनको हर जगह फोटोज चाहिए, तो उनके लिए तो बेस्ट टाइम अपना अक्टूबर वाला है। उस टाइम में क्या है कि क्लियर वेदर रहता है और हर तरफ फूल ही फूल रहते हैं, तो फोटोग्राफी के लिए एक अच्छा वक्त हो सकता है। कुछ लोग हैं जो गर्मी से परेशान हैं, बच्चों की छुट्टी हुई है, वो चाहते हैं कि किसी हिल स्टेशन पे जाए, अप्रैल मई का टाइम भी बेस्ट टाइम है। कुछ लोग हैं जिनको स्नो देखने की ख्वाहिश है, तो दार्जिलिंग का बहुत कम लोग ये जानते हैं कि दार्जिलिंग का एक पार्ट है संदकपुर के नाम से, जहाँ स्नो भी होता है, तो उनके लिए वो जनवरी फरवरी वाला टाइम है। और कुछ लोग हैं जो लेजर करना चाहते हैं, आराम करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनका बजट फ्रेंडली प्रोग्राम हो, तो उनके लिए स्पेशली ये जो मानसून है, इसमें क्या है, हर जो बढ़िया प्रॉपर्टी है उनके प्राइस लगभग आधे हो जाते हैं, तो आप उसका मजा यहाँ ले सकते हैं। लेजर के लिए आप आ सकते हैं। मेरे हिसाब से तो मतलब मानसून में आज हम लोग बैठे हैं, मानसून समय है, पीछे इतनी बढ़िया प्रॉपर्टी है, इतने बढ़िया बादल हैं, बारिश हो रही, सबसे खूबसूरत टाइम तो मेरे लिए तो यही है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही फरमाया। ये हमारा पर्सनल भी अगर हमसे पूछेंगे तो हमारा पसंदीदा है। उसकी वजह यह है कि क्राउड भी कम रहता है, प्राइस भी कम रहता है और आप एंजॉय भी पूरा कर सकते हैं। सो ये थे गुलाम भाई हमारे साथ, दार्जिलिंग ट्रैवल के फाउंडर, और इनसे भी हम आगे और भी बातचीत करेंगे। आज तक के लिए सब इतना ही।